अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, खान स्टोरी में आप लोगों का वेलकम है। ये वीडियो मैं तकरीबन 1 साल के बाद बना रहा हूँ। 1 साल के काफ़ी टाइम के बाद। लास्ट मेरा वीडियो जो आया था वो सितंबर में आया था, लास्ट ईयर, जब मैं बुडापेस्ट से निकला था और माल्टा की तरफ मैं आ रहा था। ये काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिटरली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और आने के बाद बहुत सी दिक्कतें मुझे आई थी, ख़ास करके घर की। जब मैं बुडापेस्ट में था तो मैंने वहाँ से एक रूम बुक किया था, एकोमोडेशन लिया था क्योंकि मेरा रिन्यूअल काफ़ी नज़दीक था। तो मैंने बिना देखे जब मैं माल्टा में आया भी नहीं था उससे पहले ही मैंने ये किया था, बुडापेस्ट में बैठे बैठे मैंने एक एकोमोडेशन ले लिया था। और सॉरी और उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी दिक्कतें आई। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, 1 साल में बहुत चीज़ें देखा हूँ मैंने। जब मैं वहाँ पर आया तो जिस बंदे ने मुझे रूम के लिए बताया था, तो वो बंदा मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आया था। और जो लोकेशन उसने मुझे भेजा था अकोमोडेशन का, जिसका मैंने ऑलरेडी रेंट और डिपॉज़िट दोनों दे दिया था हाउसिंग अथॉरिटी के लिए, क्योंकि रिन्यूअल के लिए हाउसिंग अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैंने पहुंचा रात के कुछ 1 बजे के करीब। मैंने उस बंदे को बोला भी था कि मैं 1 बजेगा मुझे आने में, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मुझे कॉल मैसेज करना, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। बट वो आया नहीं था। फिर मैंने ओनर को फ़ोन किया, ओनर ने फिर दूसरे बंदे को भेजा। फिर जैसा तैसा वो दूसरा बंदा आया। वो बंदा इंडियन था, और जिससे मेरे पहले बात हुई थी वो बांग्लादेशी बंदा था, बहुत कमीना था वो। फिर जो दूसरा इंडियन बंदा आया उसने मुझे लेकर गया और अकोमोडेशन दिखाया। तो अकोमोडेशन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो था ही नहीं, बिल्कुल भी। इतना घटिया वो घर था। वो घर ही नहीं था बेसिकली, वो एक अस्तबल था। और अस्तबल लिटरली वो अस्तबल था। अस्तबल के बाजू में एक छोटा सा फार्म जैसा कुछ बना हुआ था, उसमें 22 से 25 लोग रहते थे। और जो मेरा कमरा था उसमें 3 लोग थे। बाजू में 2 घोड़े, एक गधा, मुर्गी, बिल्ली, वो सब वहाँ पे पूरे जानवर ही जानवर थे। बदबू आ रही थी रूम में, चूहे घूम रहे थे और बहुत गंदगी थी। कमरे के दरवाज़े के बाहर कचरा था। तो मैं गया, देखा, मैं एकदम परेशान हो गया। मैं उस बंदे को बोला, फ़िरोज़ नाम था बंदे का जो मुझे लेने आया था। बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा, बहुत सपोर्टिव बंदा था वो। बहुत हेल्प किया उसने मेरी। उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को ये नहीं जमेगा बिल्कुल भी, आप ओनर से बात करो और मुझे यहाँ से हटाओ, दूसरा कोई अकोमोडेशन देगा तो। क्योंकि उसने पहले जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो ज़ब्बर लोकेशन का दिया था। और ज़ब्बर का घर मैंने जिस बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, नौशाद, तो उसने बोला था कि वो ज़ब्बर का रूम थोड़ा बेटर है, अच्छा है। वो 3 लोग रहते हैं वहाँ पे। एक जुनेद करके था बड़ोदरा का, और नौशाद जो था वो बिहार का था, और फ़िरोज़ जो मुझे लेने आया था वो ज़ब्बर में ही रहता था। तो पहले वो रूम मुझे मिलने वाला था, लेकिन बाद में वो जो बांग्लादेशी बंदा था जो ओनर का काम देखता था सब, उसने किसी और को वहाँ पे भेज दिया था। तो मुझे उसने कैंसिल कर दिया था और मुझे शायरा में भेज दिया था। और शायरा काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट वो एकदम समंदर के पास कोने में एकदम था वो। तो खैर वो मुझे नहीं रहना था। मैं 2 दिन वहाँ रुका, लेकिन खाना वगैरह खाने के लिए मैं फ़िरोज़ भाई के साथ ही रहता था, घर पे ही आता था। फिर मैंने जैसा ऐसा कन्विंस करके मैंने वहाँ पे बेड स्पेस ले लिया। 180 रेंट और 180 डिपॉज़िट था। और वो ज़ब्बर का घर भी सिंगल छोटा सा रूम, एकदम छोटा सा रूम। मेरे घर का किचन जो होगा ना उतना वो छोटा रूम था। तकरीबन 100-150 स्क्वायर फीट का रूम होगा। उसके अंदर 3 बेड लगे हुए, एक बंकर बेड लगा हुआ है, और किचन एकदम छोटा सा। और किचन से क्रॉस होके आगे जाएंगे तो बाथरूम में दरवाज़ा नहीं। और जिसको बाथरूम में जाना है तो किचन वाले बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा, जब जाके वो बंदा बाथरूम जाएगा, दूसरा बंदा। तो जैसा तैसा मैं वहाँ पे रुका, 3-4 महीना वहाँ मैं रुका वैसे, क्योंकि वो बड़ोदरा वाला जो बंदा था जुनेद, वो चला गया था। वो आई थिंक लिथुआनिया या इंडिया चला गया था रिटर्न। फिर मैं कंपनी गया, ओज़ो ने मुझे फिर एक फैक्ट्री में लगाया। वो फैक्ट्री बहुत अच्छी थी। मैंने पहले से उसका जुगाड़ लगाया था कि मैं जब जॉइन करूँगा वहाँ पे तो मैं वो फैक्ट्री में ही जाऊँगा। मैंने पूछा था तो अल्लाह के करम से वहाँ पे वैकेंसी थी, वहाँ पे जगह थी, तो मुझे वहाँ डाल दिया लोगों ने।
बैक्सटर कंपनी में, वो मेडिकल के पाइप्स वगैरह बनाती है। वो बहुत अच्छा था, उसमें हफ्ते के 7 दिन काम होता था और वीकडेज़ में ओवर टाइम भी बहुत मिलता था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी सैलरी मिली वहाँ पे। फिर जैसा जैसा वहाँ पे रुका, फिर फ़िरोज़ जो था उसने अपनी वाइफ़ को बुलाया, उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी करने के लिए वहाँ पे बुलाया था माल्टा में। अब वो आई तो फिर मैं बोला यार मैं नहीं जमेगा क्योंकि 3 बेड है। और फिर उसकी वाइफ़ जब आई तो फिर वो नौशाद को हटना पड़ा, नौशाद को दूसरे लोकेशन में डालना पड़ा क्योंकि जो मेरा ओनर था उसके पास बहुत सारे रूम थे, बहुत सारे अकोमोडेशन थे, तो उसने फिर नौशाद को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर वो सब हुआ और थोड़े टाइम के बाद में मैं भी वहाँ से हट ही गया। मैं बोला कि यार मेरे को नहीं जमेगा यहाँ पे रहने के लिए। फिर जैसा जैसा मैं दूसरे लोकेशन में चला गया, लुआ चला गया। तो अब जब मैं लुआ गया तो लुआ जो मैं घर देख रहा था वो मैं मेरी कंपनी जो थी बैक्सर उससे काफ़ी करीब था, क्योंकि पहले जब मैं ज़ब्बर में रहता था फ़िरोज़ भाई लोग के साथ में तो वहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट 5 बजे की होती और वहाँ से कोई बस नहीं थी। ज़ब्बर और शायरा से बैक्सर आने के लिए कोई भी बस नहीं। जो पहली बस आती थी वो 5:30 के बाद आती थी और मेरी जो ड्यूटी का टाइमिंग था वो 5 बजे का था। मैं बोला यार नहीं जमेगा मेरे को, तो मैंने फ़िरोज़ भाई को बोल के फिर मैं हट गया वहाँ से। तो जब तक मैं वहाँ ज़ब्बर में था तब मैं बैक्सर में लग चुका था और मुझे फ़िरोज़ भाई पूरा 1 महीना 5 बजे बराबर वो मेरे को 4:30 पौने 5 बजे मुझे कंपनी छोड़ते थे। मेरे को बोलते थे कि वो तुम रुक जाओ यहाँ पे और मैं तुमको छोड़ दिया करूँगा मॉर्निंग में। मैं बोला यार इतना तकलीफ़ क्यों देने का किसी को क्योंकि वो बंदा डिलीवरी का जॉब करता था, 2-2:30 बजे घर पे आता था, फिर 1-2 घंटा सोता था, मैं 4:30 बजे उठा देता था। तो फिर भी वो जैसा-जैसा उसने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया मेरे लिए, बहुत अच्छा बंदा था वो, तो उसने उनको सपोर्ट किया। बट मैं लेडीज़ के साथ तो रह नहीं सकता यार, घर में अगर लेडीज़ है वो भी प्रेग्नेंट औरत है, ठीक थी वो भी, मतलब अच्छे से भाई वगैरह सब बोलती थी और अपनी भाभी बोलते थे उसको, अच्छे से रहते थे। बट नहीं जमता यार क्योंकि मेरी भी वाइफ़ है, मेरी फैमिली है, लोग वही बोलेंगे कि यार कैसा औरत के साथ कैसे रह सकते हो। तो मैं वहाँ से भी हट गया, फिर लुआ चला गया। फिर थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पे बैक्सर में इतनी ज़्यादा काम नहीं था, कुछ था नहीं, तो फिर वहाँ से उन लोगों ने हमको मूव कर दिया। वहाँ से मूव किए, फिर दूसरी फैक्ट्री में मैं लगा हूँ और वहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं लुआ में भी नहीं हूँ क्योंकि लुआ से मैंने हट गया था क्योंकि वहाँ पर भी इतनी दिक्कतें आ गई थी। घर तो करीब था उसके कंपनी के, लेकिन इतना ये नहीं था, मतलब वहाँ पे 9 लोग रहते थे और 1 बाथरूम था और ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि जो कमरा मुझे मिला था उसमें समझो कांच के दरवाजे थे और ओल्ड फॉर्मेट का घर था वो, माल्टीज़, टिपिकल माल्टीज़ घर। और ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कोई भी मौसम जब होगा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो 3 महीना 4 महीना आई थिंक मैंने निकाला क्योंकि मेरा रिन्यूअल आ रहा था और मैं कार्ड का वेट कर रहा था। और जो मेरा अकोमोडेशन हाउसिंग अथॉरिटी जो थी वो मेरी शायरा की लोकेशन की थी, तो मैंने ऑनर को भी बोल के रखा था कि जब मेरा कलेक्शन लेटर आएगा तो मुझे बता देना, तो मैं कलेक्शन लेटर लेने चला जाऊँगा और उसके बाद में तुम चाहिए तो हाउसिंग अथॉरिटी से नाम मेरा निकाल देना। तो ऑनर राज़ी हो गया। ऑनर अच्छा था एक्चुअली, बट प्रॉब्लम ये था कि उसके पास बहुत बंदे थे और उसके पास वो एडजस्ट कर लेता था किसको भी कैसे भी। अब जिसको करना ही एडजस्ट वो कर लेगा, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है यार। वो 12-12, 15-15, 20-20, 25 लोगों के साथ में एक साथ रहना और कुछ भी चीज़ फ्रिज में रख रहे हो तो तुम्हारी बिना बोले कोई चीज़ तुम्हारी इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे कपड़े चले जाएंगे अचानक, तुम्हारे खाना या तुमने कुछ फ्रिज में रखे हो अपना खाना पकाने की चीज़ें, वो कोई भी ले लेगा। तो प्राइवेसी नहीं थी और इनसिक्योरिटी बहुत थी वहाँ पे, मतलब चोरी चकारी बहुत होती थी। और मैक्सिमम सब 18-20 लड़के थे जो सब पाकिस्तानी थे और सब शराबी, सब दारू पीने वाले। पाकिस्तानी जितने भी थे वहाँ पे ड्राइवर थे, वोल्ट और बोल्ट में ड्राइविंग करते थे और फूड डिलीवरी वाला काम करते थे, लेकिन सब दारू पीते थे। तो मेरे को नहीं जमता था वहाँ पे, तो मैंने हट गया था वहाँ से। फिर लुआ से हटने के बाद में फिर मैं अभी यहाँ एयरपोर्ट के पास रह रहा हूँ। तो ये घर ठीक है, अच्छा है, मॉडर्न फ्लैट है। रेंट भी मैं अभी 245 समथिंग दे रहा हूँ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है उसमें। सो अच्छा ही हो, फ़िलहाल रह रहे हैं। तो अभी मेरा सेकंड रिन्यूअल हुआ है, मेरा बायोमेट्रिक हुआ है अभी 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल माल्टा की हालत ऐसी है, ये मैं
बहुत टाइम से मतलब मैं सोच के रखा था कि जब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो फिर मैं ये चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि जो आप लोग देखोगे सुनोगे तो ध्यान रखना कि कोशिश करना जब कभी भी माल्टा आना हुआ तो वर्क वीज़ा पर ही आना, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे भी जॉब मिल जाती है बट बहुत रिस्की है, बहुत डाइसी है। और स्टूडेंट वीज़ा पे तो बिल्कुल मत आना। स्टूडेंट वीज़ा इंडिया से अगर जो कोई भी लेकर आ रहा है समझ जाओ वो फेक है, वो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, एक स्कैम हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं कितने लोगों को पता ही है कि इंडिया में कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने माल्टा में कुछ माल्टीज़ लोगों के आईडी पे एक फर्म, एजेंसी या इंस्टीट्यूट ओपन करके रखे हैं, जो कि कॉलेज नहीं है, ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है। एक अपने यहाँ कैसा होता है कि अपना कोई बिज़नेस चालू करना होता है तो वो 2 लाख का 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करके एक फर्म बना देते हैं, तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी माल्टीज़, यहाँ पे क्या लगता है कि माल्टीज़ आईडी लगता है कोई भी चीज़ करने के लिए, मतलब कोई स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस चालू करने के लिए माल्टा का बंदा होना ज़रूरी है। तो वो कोई माल्टीज़ की आईडी के ऊपर उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए है और उसको कॉलेज घोषित करके बता दिए कि भाई ये कॉलेज है और यहाँ से ये कोर्स कराएंगे। अब कोर्सेज़ जो यहाँ पर होते हैं वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाले बने हुए हैं, और जहाँ पे मतलब आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज़ भी हो जाते हैं, उसका ड्यूरेशन 2 घंटे का है। फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट बनाना है वो आधे घंटे में बन के मिल जाएगा। सिक्योरिटी का कुछ सर्टिफिकेट बनाना है वो आपको मिल जाएगा। मतलब इजी हो गया है। 20-30 यूरो कमाने के लिए इन लोगों ने ये सब चीज़ चालू कर दी है अभी। यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे होता है ना कि हर 2 दुकान छोड़ के कोई आधार कार्ड बना रहा है, कोई पैन कार्ड बना रहा है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर ये लोग ये सब सर्टिफिकेट्स बना के दे रहे हैं, क्योंकि माल्टा का लॉ अभी ऐसा हो गया है कि तुमको अगर कोई स्किल्ड वर्क के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, स्किल सर्टिफिकेट लगेगा, और वो स्किल सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ माल्टा का होना चाहिए। मतलब आप भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हेड नर्स हो, या कोई भी अच्छा तुमने डिप्लोमा या डिग्री इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। समझ में आई बात? उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर आने के बाद में आपको वो करवाना पड़ेगा। मेडिकल का भी सीन ऐसी हो गया है। पिछला मेरा मेडिकल जब मैं बुडापेस्ट में था, और मेडिकल के लिए जब मैं आया था, मैंने वीडियो भी डाला, तो उस वक्त भी उन लोगों ने 1 सितंबर 2023 से ये लॉ अप्लाई कर दिए थे कि तुम्हारा जो भी प्रीवियस मेडिकल है या जो भी उस वक्त तुम करा के आ रहे हो इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी, वो वैलिड नहीं होगा। आपको यहाँ पर आके यहाँ के हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, जीपी से या जो मेन स्पेशलिस्ट है उससे आपको हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, और उसी का वो सारा सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो सेम सिचुएशन अब यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट को लेके होगी। तुम अगर कोई अच्छी पोजीशन पे हो, तुमने अच्छा कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, आप इलेक्ट्रिशियन हो या एसी मैकेनिक हो या प्लम्बर, जो भी है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स है, डिप्लोमा है, कोई भी यूनिवर्सिटी की, जैसे यशवंतराव चौहान की हो गई या गोवा यूनिवर्सिटी हो गई या अलीगढ़, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस तक की वैल्यू नहीं है। मैं जब आया था तब वो ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल चला सकते थे। अभी भी आप गूगल करोगे तो आपको यही बताएगा कि आप अपने नेशनल, अपनी जो कंट्री है उसके लाइसेंस पे आप 1 साल चला सकते हो उस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट निकालने के बाद में। बट अभी ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे ड्राइविंग करनी है तो माल्टीज़ लाइसेंस ही बनाना पड़ेगा, और वो बनने के लिए 4 से 5 महीना लग जाएगा। आपको थ्योरी देनी पड़ेगी। थ्योरी देने के बाद में यहाँ के मोटर ट्रेनिंग वाले के पास से 20-20 यूरो दे के आपको सीखना ही पड़ेगा। भले आपको आती है चलाने के लिए, बट आपको सीखना पड़ेगा, और वो क्लासेस करने के बाद में फिर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर वो आएगा, वो अप्रूव करेंगे, वो आएगा बाद में, 3-4 महीना उसको लग जाएगा। तो अब इतना आसान नहीं है। माल्टा में अब डिलीवरी बॉय और ड्राइवर्स, इन लोग की जॉब नहीं मिल रही है। 4 महीना पहले बोल्ट में से 800 से 900 लोगों को निकाले। बहुत से लोगों के वर्क परमिट रिजेक्शन आए, रिन्यूअल्स रिजेक्शन आए। होने वालों का 1 महीने में भी हो गया, 15-20 दिन में भी कार्ड आ गया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं मिल रहा है। इस पे अभी इलेक्शन हुआ था, जब असेंबली यहाँ की बैठी थी माल्टीज़,
तो काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि भाई तुमको जब जॉब देनी ही नहीं है तो तुम वर्क परमिट क्यों इशू कर रहे हो, तुम बुला क्यों रहे हो। तो सबका बोलना यही था। तो यहाँ पर मतलब उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि अलग अलग फ्लीट एजेंसी और ओपन हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग और खोल रहे ताकि बंदे जॉबलेस ना हो। बाकी मैक्सिमम तो मेरे सामने काफ़ी लोग जा चुके हैं। मेरा अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट रूममेट है, वो वडोदरा का है, 21-22 साल उम्र है उसकी, स्टूडेंट वीज़ा पे आया बेचारा, और जब से आया वो पार्ट टाइम वोल्ट में काम कर रहा है। 1 दिसंबर को अभी उसका कार्ड ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहा है जॉब के लिए, लेकिन वर्क परमिट मिल ही नहीं रहा है उसको, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है। तो कंपनी एजेंसी, जो मेरी भी एजेंसी है ओज़ो, उसने भी इसको यही बोली कि ठीक है हम आपको रख लेंगे, आप खाली अपना सर्टिफिकेट्स लेकर आओ कॉलेज के। अब वो कॉलेज तो कॉलेज है नहीं उसने जहाँ पे लिया था, तो वो पीछे पढ़ पढ़ के उसने बोला सर्टिफिकेट दो, मेरा कार्ड एक्सपायर हो रहा है, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मुझे इंडिया जाना पड़ जाएगा। तो फाइनली कुछ हफ्ते पहले उसको सर्टिफिकेट मिल गया, बट टाइम काफ़ी हो गया था तो वो जा रहा था। तो ये संडे जो अभी गया है, आज कितनी तारीख है, 25 तारीख आई थिंक, तो 24 तारीख आई थिंक संडे था, तो संडे की उसकी फ़्लाइट थी। बट जब वो पार्ट टाइम जहाँ पे वो लगा है नॉक जहाँ पे मैं काम करता था डिलीवरी का पार्ट टाइम में, वहाँ मैंने लगाया था उसको। तो उसने बोला कि आप जाओ मत, अब एक ट्राई मार लो, आपके डॉक्यूमेंट्स दो, हम आपका वर्क परमिट डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया है। अब अगर वो पास हो गया, इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस हो गया उसका, तो फिर उसको बायोमेट्रिक आ जाएगा। तो बोले कि कोशिश कर लो आखिरी बार, डायरेक्ट जाओ मत, तो फिर बाद में क्या मन में मलाल रह जाएगा कि यार मेरे पास टाइम था, मेरे को मौका था, मैंने करना चाहिए था, मुझे अप्लाई कर देना चाहिए था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कार्ड एक्सपायर होने से कुछ महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, बट इसने कुछ दिन पहले अप्लाई किया, तो डाइसी लग रहा था। तो वो जो नॉक वाला एजेंसी वाला था, फ्लीट मैनेजर, उसने बोला कि होता है यहाँ पे, एक दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कार्ड एक दिन में एक्सपायर हो रहा है उसका भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसको भी वर्क परमिट मिल चुका है। तो गारंटी नहीं दे रहे वो लोग, लेकिन बोले कि कोशिश कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूरो जाएगा। बेकार में इंडिया जाने से बेटर एक कोशिश यहाँ पे कर लो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप तो इंडिया जा ही गए थे। तो खैर अभी वो वेट कर रहा है उसी चीज़ को लेके। और जॉब का यहाँ पे माल्टा में ऐसा हो गया है कि जॉब है, जॉब बहुत है, पहले जैसा नहीं है कि विंटर होता है तो धंधा नहीं है या जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी माल्टा में बहुत जॉब है। प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रहा है कि सब रिस्की है, सब फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन है कि जिस किसी का भी स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो उन लोगों को पार्ट टाइम ही मिल सकता है, और उसके बाद में उसको वर्क परमिट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। पार्ट टाइमर्स लोग को तो लोग हटा रहे हैं, मतलब पार्ट टाइमर जितने भी है, किसी का भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग ये नहीं कर रहे। लकीली किसी का हो भी जाता है। अभी मेरे साथ में जो बैक्सार में काम करती थी, उसने उसके हस्बैंड को बुलाई थी, उसका हस्बैंड विज़िट वीज़ा पे आया, विज़िट वीज़ा पे आया 3 महीने की, और उसने अप्लाई किया, उसको जॉब मिल गई कन्वीनियंस शॉप। नहीं, जिसका हस्बैंड आया वो वर्क वीज़ा पे आया, और वर्क वीज़ा पे आके उसका कार्ड अभी तक आया नहीं है, उसका बायोमेट्रिक वगैरह सब हो गया, उसका आया नहीं है। बट उसकी बहन का भाई, मतलब उसी का भाई और उसके भाई की वाइफ, ये लोग विज़िट वीज़ा पे आए, और विदिन 1 मंथ उन लोगों को कार्ड भी बन गया। ओज़ो में आए, ओज़ो वाले लोग ने उन लोगों को सुपरमार्केट में लगाए, और लोग अच्छी खासी सैलरी है, दोनों हस्बैंड वाइफ को, उन लोगों को जॉब भी मिल गई, उन लोगों का कार्ड भी आ गया। और जो मेरी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, उसका अभी तक कार्ड आया नहीं, बट आई थिंक सो आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वीनियंस शॉप में काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आ रही है कि बनने वालों का 1 महीने भी बन रहा है, 20 दिन में भी बन रहा है, और रिजेक्ट भी आ रहा है बहुत लोगों को। तो ये संभल के चलो, कभी किसी का आना हुआ किसी एजेंसी के थ्रू से तो वर्क वीज़ा पर ही आओ। कोई एजेंट बोलेगा कि विजिट पे जाओ, हमारा बंदा है वहाँ पे, आपको विजिट टू वर्क कर देगा, नहीं भाई, वो रिस्क मत उठाना, वो रिस्क बिल्कुल मत उठाना। और स्टूडेंट वीज़ा पे तो आना ही नहीं, बोलना भाई वर्क वीज़ा है तो बता, स्टूडेंट वीज़ा का सब खेल है, स्कैम है और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो मेरा रूममेट है बंदा, पूर्विश अग्रवाल, उसको भी जो स्टूडेंट वीज़ा बना के दिया है वो वहाँ के एजेंट ने, गुजराती, उसने जो बना के दिया है वो भी आई गेमिंग का बना के दिया है। और आई गेमिंग की यहाँ पे वैल्यू नहीं है। जो सर उसको आई गेमिंग का कोर्स सिखा रहा है वो बोलता है कि भाई आई गेमिंग क्यों लिया,
यहाँ पे तो उसकी डिमांड नहीं है। आई थिंक सो दूसरी कंट्रीज़ में होगी, बट मेन प्रायोरिटी तो यही है कि भाई तुम जब माल्टा में आ रहे हो तो ऐसा कुछ कोर्स करो जिसकी वैल्यू हो। सेकेंड थिंग, कोर्स करने के बाद में तुम्हारा को जॉब मिलना ज़रूरी है। मेन इंटेंशन तो यही है ना, यहाँ आने के बाद में आपको जॉब करना है। अब आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या? तो कब तक पार्ट टाइम करेगा? पार्ट टाइम करेगा, कार्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद घर जाना पड़ेगा। और जो बंदे सोचते हैं कि भाई एक बार माल्टा में मैं एंट्री ले लूँ, उसके बाद मैं पुर्तगाल चले जाऊँगा, स्पेन चले जाऊँगा, पोलैंड चले जाऊँगा, नीदरलैंड चले जाऊँगा, भाई इतना फास्ट मत सोचो। आओ यहाँ पे जॉब पे लगो और यहाँ पे साल 2 साल निकालो और यहाँ का पूरा एक ये लो, जायज़ा लो, पूरा मतलब पूरा आइडिया ले लो यहाँ का कि यूरोप में क्या चीज़ चल रही है, कौन सी कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है, क्या वैल्यू है। आप लोग ये यूट्यूब के वीडियोज़ और ब्लॉगर लोग के देख के पागल मत बनो कि भाई माल्टा गेटवे है, माल्टा के पहला सीढ़ी है कि आप एक बार माल्टा में एंटर कर दो, उसके बाद में 26 कंट्री आपके लिए खुली है। बेशक खुली है, बट जॉब मिलना आसान नहीं है। पुर्तगाल में जॉब नहीं है। पुर्तगाल में जितने जितने फाइल लॉक करवाए सब रो रहे। मेरे काफ़ी दोस्त लोग ने पुर्तगाल में अभी तक टैक्स भर रहे हैं, और टैक्स कितना है उसका? 280 टैक्स है। 900,000 सैलरी है यहाँ पे। उधर भी टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पे भी टैक्स भर रहे हैं। और हो रहा क्या है, उन लोगों का बायोमेट्रिक होने के बाद में कार्ड ही नहीं आ रहा। उन लोगों का ब्लू पेपर एक्सपायर हो रहा है, वो रीन्यू कराने जा रहे हैं, फिर एक्सपायर हो रहा है, वो रीन्यू कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे कैसा है कि कार्ड आने के बाद में भी आपको कार्ड हाथ में मिलता नहीं है। कहाँ पे? पुर्तगाल में कार्ड मिलता नहीं है और 3 साल वेट करना पड़ता है। तो बोलते डायरेक्ट पीआर मिलेगा। तो पीआर का क्या अचार डालोगे जब वहाँ पे जॉब नहीं है? अब बोलते पीआर लेके दूसरी कंट्री में जाएंगे। अब पीआर लेके दूसरी कंट्री में जा ही नहीं सकते, एक ही कार्ड पे आपको रखना है। हाँ, पासपोर्ट मिल रहा है तो जा सकते हैं, बट पासपोर्ट मिलने की भी कंडीशन यही है कि आपको पुर्तगीज़ आनी चाहिए। अब जो बंदे ने साल 2 साल माल्टा में निकाल के माल्टीज़ नहीं सीखा है, तो पुर्तगाल में नहीं रह के पुर्तगीज़ कैसे सीखेगा? तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है कि बंदे, ये बांग्लादेशी बंदे जितने हैं ना, इन लोगों के भाई और कज़िन भाई और उन लोगों की फैमिली बिजनेस वहाँ पे किराने की शॉप वो लोग खोल देते, सुपरमार्केट छोटा सा, वो बेस पे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जिसका कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा उधर? तो यहाँ पे जो पार्ट टाइम में जो फूड डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं, वो लोग 1000, 1100, 1200 बना रहे पार्ट टाइमर लोग। और फुल टाइम में जो है वो 2000 भी खींच रहे, 2500 भी खींच रहे और 3000 भी खींच रहे यहाँ पे माल्टा में। और पुर्तगाल में 750 बेसिक वेजेस है, यहाँ पे 950 है, वहाँ 750 बेसिक वेजेस है। अकोमोडेशन महंगा है वहाँ पे। और जो पार्ट टाइमर में मेरे दोस्त लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों को 500 बन रही, 400 बन रही है। अब लोग क्या खाएंगे और क्या भेजेंगे घर पे? वो लोग तो जल्दी भेजते भी नहीं घर पे। अब अपने को फ़िक्र रहती है कि भाई अपने को अपने घर में भेजना है पैसे, उस हिसाब से अपने को यहाँ पे काम करना है। तो ऐसी जगह पे ही काम करो जहाँ तुमको पैसे आ रहे हैं। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये कंट्री अच्छी है, वो कंट्री अच्छी है। जितनी कंट्री अच्छी है, बड़ी है, ज़्यादा सैलरी देती, तो समझ जाओ उसके टैक्स भी ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। इंग्लिश बहुत सी कंट्री में बोली जाती है, बट यूरोप में यूरोपियन लैंग्वेज ही चलती है। बताया था मैंने इससे पहले भी कि पुर्तगाल में जाओगे पुर्तगीज़ आनी चाहिए, जर्मन में जाओगे जर्मन आनी चाहिए, माल्टा में माल्टीज़ चलती है। बट माल्टा के लोग ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। माल्टीज़ भी है, बट एटलीस्ट साल 2 साल रहने के बाद थोड़ी बहुत तो आप सीख लोगे, कोई मसला नहीं है उसमें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म हुई और अभी मैं जब भी मेरी नाइट शिफ्ट होती तो मैं यहाँ आकर बैठता हूँ बीच के पास, कि ये सामने बीच है, तो यहाँ पे मैं सनराइज़ देखने आता हूँ। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो नाइट ड्यूटी करने के बाद में चले जाते, सब थक जाती, नींद आती। बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई थोड़ा टाइम अपने आप को दो, एक आधे घंटे का मैं नैप लेता हूँ, क्योंकि घर करीब में ही है। अभी बस पकड़ूंगा, मेरे को बैठने भी मिल जाएगा बस में, हाई मारी करके जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही जाना है, सोना ही है। तो मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ। तो ये एक था, मतलब मैं बहुत डिटेल में बनाने वाला था वीडियो, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता भी और बनाऊँगा, क्योंकि अभी 1 साल के बाद बना रहा हूँ और 1 साल से माल्टा में बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी जो मैंने बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी स्किप हो गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। और जिसको जो भी डाउट है वो पूछ लेना, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ का आइडिया तो अच्छा खासा हो गया कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है,
माल्टीज़ लोग अब इरिटेट होने लगे हैं एशियन से, इंडियंस ज़्यादा हो गए हैं, नेपाली ज़्यादा हो गए, फिलिपिनी ज़्यादा हो गए, मतलब सभी लोग आ ही रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट बुला रही तो आ रहे हैं यार, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं घुस रहा है। जॉब है यहाँ पे, माल्टा में जॉब है। कोई अगर बोलेगा कि भाई माल्टा में जॉब नहीं है, ये हो गया है वो हो गया, नहीं भाई जॉब है, सबको मिल रही है। और एक फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, अभी तो विंटर चल रहा है, नवंबर है और दिसंबर की 18-19 तारीख से शटडाउन लग जाएगा। वो 12-15 दिन का शटडाउन रहता है, वो 2 जनवरी तक शटडाउन रहता है सब कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, होटल लाइन छोड़ के। सो पहले सितंबर में जब मैं आया था 2022 में, उस वक्त विंटर बहुत ठंडा था, जॉब वगैरह कुछ भी नहीं थी और ओवर टाइम कुछ भी नहीं मिलता था, कहीं पार्ट टाइम वगैरह भी नहीं मिलता था। मेरे को काफ़ी दोस्त लोगों ने बोले कि भाई ओज़ो में कितने साल से कर रहा है, 5-6 महीना करके देखो दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। बोला नहीं भाई, कोई एक एम्प्लॉयर के पास तुम्हारी कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत ज़रूरी है। कल को जब तुम रिन्यूअल के लिए जाते हो और बार बार वो कार्ड में जब तुम जाके बोलोगे कि मेरा एम्प्लॉयर चेंज हुआ, तो फिर लोग बहुत सही नहीं रहता है। मतलब जैसा होता है ना अपने सीवी पे बार बार कंपनी चेंज करने से इफ़ेक्ट करता है, वैसा सीन यहाँ पर भी है। तो एड्रेस मेरा यहाँ पे बहुत बार चेंज हुआ है, मतलब फिज़िकली बहुत बार चेंज हुआ है, बट कार्ड पे आई थिंक 2 बार ही हुआ है, एक ही बार हुआ है। जब मैं रिन्यूअल कराया तो शायरा का एड्रेस था, अब जो मैंने कार्ड अप्लाई किया हूँ तो मेरा एयरपोर्ट वाला एड्रेस है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये बीच के पास अगर कोई अच्छा घर मिल जाए तो सही है, बट कार्ड अभी, पहले जो कार्ड वो लोग बायोमेट्रिक होता था, उसके बाद में जो ब्लू पेपर देते थे वो लोग, वो 6 महीने की वैलिडिटी होती थी, अब 3 महीने की दे रहे। तो अभी जो मेरा ब्लू पेपर है वो 25 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, तो वो एक्सपायर होने से 1-2 दिन पहले जाके मुझे उसको रिन्यू करना है। अगर कार्ड नहीं आता है तो, मतलब कार्ड का कलेक्शन लेटर नहीं आता है तो फिर मुझे उसको रिन्यू करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह आ जाएगा कार्ड, क्योंकि काफ़ी लोगों का जल्दी आ भी रहा है। बट वो एड्रेस चेंज होने की वजह से कभी कभी डिले हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी फ्रेंड थी वो बेंगलोर वाली, उसका 10 दिन में आ गया था, 10 दिन से भी कम में आ गया था। बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक के फ़ौरन बाद उसको कलेक्शन लेटर का आ गया था और उसका गया, बट अभी तो उसका भी नहीं आया। तो यहाँ पर ऐसा सीन चल रहा है बॉस। और महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, हर चीज़ का दाम 50-60-70 सेंट बढ़ गया है। और बेसिक वेजेस भी पहले जो 850 समथिंग कुछ था, अब वो बढ़ गया है। हर साल बढ़ता है, जो जनवरी में बढ़ता है 50-60-70 सेंट बढ़ता है। सो अभी 925 955 ये कुछ बेसिक वेजेस माल्टा का, जो कि काफ़ी है। और ओवर टाइम करते हैं और नाइट अलाउंस मिलता है तो आपकी 1000 यूरो बन जाती है, तो फ़िलहाल ठीक है। 200 में भी रूम मिल रहा है, 250 में भी रूम मिल रहा है। मार्केट प्लेस पे अगर आप देखोगे तो 245 250 ये रूम आपको मिल रहा है, 2 के साथ शेयरिंग, 3 के साथ शेयरिंग। और वो तो नसीब की बात है भाई, अगर तुम जैसा लोकेशन देखोगे उस लोकेशन से आपको मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा। और सस्ते रूम जल्दी मार्केट प्लेस पे कोई डालता नहीं है, तो तुम्हारा अगर नेटवर्क अच्छा है, यहाँ वहाँ जान पहचान अच्छी बन गई है, साथ में काम करने वाले बंदे हैं जो भी है, तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, तो आपको 170-180 में भी रूम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट मार्केट प्लेस पे बहुत महंगाई है, मतलब वो लोग वही लोग पोस्ट कर रहे हैं जिसका 250-300 ऐसा है। उससे बेटर है 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लो, तो 700-800 में अपार्टमेंट मिल जाता है मिनिमम में, बाकी मैक्सिमम में 1000 में मिल जाता है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे 4 लोग, एक बांग्लादेशी है, एक पाकिस्तानी है, मैं हूँ और एक और मेरा दोस्त है इंडियन, वो जो मेरे को लुआ में मिला था, वही पूर्विश वो है। तो एक कमरे में हम 2 हैं और एक कमरे में वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी है, तो भी ठीक ही है, अच्छा ही है। बहुत ज़्यादा साइलेंट एरिया है, बट उसके आसपास कोई शॉप्स वगैरह नहीं है, तो मुझे चिकन मटन वगैरह वो सब लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए मुझको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। बट है कि बस है नज़दीक, बस का मसला नहीं है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो शॉर्ट कभी होता ही नहीं, 28-29 मिनट का होता है। तो खैर ये जो चीज़ें मेरे जहन में थी वो मैंने बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अकोमोडेशन का बताऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है वो बताऊंगा, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या स्कैम होता है। एक तो समझो ये होता है कि आपको डायरेक्ट फ्रॉम ओनर होता है, लेकिन जिससे डील कर रहे होते हैं वो उस बंदे, वो घर में रहने वाला एक बंदा होता है। वो बंदा जो है वो माल्टीज़ से वो अपार्टमेंट ख़रीद लेता है, मतलब सॉरी रेंट पे ले लेता है पूरा, और फिर बाद में उसमें बेड स्पेस जमा करता है बिना एजेंट फ़ीस लिए। तो वो लोग बोलते हैं डायरेक्ट ओनर से, डायरेक्ट ओनर फ्रॉम, बट वो ओनर वाला डायरेक्ट नहीं रहता है। वो मैं आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है फ़िलहाल, क्योंकि ओवर टाइम तो है नहीं। सो फ्री टाइम बहुत है। बहुत सारे बीचेस वीचेस घूमे हम लोग, सब अलग अलग जगह घूमे, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट की और बाकी जो चीज़ें हैं। सो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा माल्टा के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी को जॉब दिला नहीं सकता हूँ, हाँ लेकिन एडवाइस कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।